एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अपने हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली, जो कि हम लोग कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं। उसके पहले हम लोग कुछ काव्य शास्त्र के भी प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की तरफ। आज का पहला जो है प्रश्न है, शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा। यह जो है कथन दिया हुआ है, ठीक है। ये बताना है कि यह कथन किसका है। शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? तो पहला ऑप्शन है भरत मुनि, दूसरा है राजशेखर, तीसरा है विश्वनाथ, चौथा ऑप्शन है भामह। तो शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन जो है राजशेखर जी का यह कथन है, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ की बात करें तो इनका बड़ा ही मतलब प्रसिद्ध है, वाक्यम रसात्मक काव्यम करके है। यह इन्होंने जो है काव्य की परिभाषा दी थी। और भामह की बात करें तो इन्होंने शब्दार्थों सहितो काव्यम, ठीक है। ये जो है छोटे छोटे इनके जो है परिभाषा हैं, ये तो बहुत ही आराम से जो है याद हो जाएंगी। बाकी राजशेखर का है शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, ठीक है। अगला जो है प्रश्न है कि प्रज्ञा नवन वोन्मेषशालिनी प्रतिभामता किसकी उक्ति है? पहला ऑप्शन है कुंतक, दूसरा है मम्मट, तीसरा है भट्टलोलट, चौथा ऑप्शन है श्री भट्टतौत, ठीक है। तो प्रतिभा के बारे में जो है प्रज्ञा नवन वोन्मेषशालिनी प्रतिभामता उक्ति, यह जो है उक्ति है किसकी? यह है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, श्री भट्टतौत जी की यह उक्ति है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यह भी जो है काव्य शास्त्र से ही संबंधित है। प्रश्न है कि सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 में लिखी उनकी कृतियों से समुचित मेल करके दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक तरफ रचनाकार दिए हुए हैं और एक तरफ दूसरी सूची में उनकी कृतियाँ। तो देखते हैं हम लोग। आचार्य जो है मम्मट की जो रचना है वह है काव्य प्रकाश, क्लियर। और विश्वनाथ की जो है रचना है, विश्वनाथ की रचना क्या है? साहित्य दर्पण। जयदेव की जो है रचना क्या है? चंद्रालोक। और दंडी की रचना है काव्य दर्श, ठीक है। ये सब जो है रचनाएं पूछी जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अगला प्रश्न है, कहानी और कहानीकारों का सुमेलन कीजिए, ठीक है। कहानी दी हुई है इस साइड में और इस साइड में जो है कहानीकारों को दिया हुआ है, तो इसमें मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो है ए वाली जो कहानी दी हुई है ब्रैकेट में, सदगति कहानी किसकी है? यह कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र जी की, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी है। तो फिर दूसरा है बिसाती कहानी किसकी है? यह है जयशंकर प्रसाद जी की। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। सदगति भी, ठीक, इसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। बिसाती भी कहानी बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। फिर है दो बाके जो है भगवती चरण वर्मा की कहानी है। फिर है पाजेब जो कहानी है वह जैनेन्द्र विधा की। और आप लोग सारी विधा भी याद करिएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कहानी विधा याद कर रहे हैं तो सारी आपको पता होनी चाहिए कि हाँ किससे पढ़ रहे हैं हम लोग, चाहे उपन्यास पढ़ रहे हैं, संस्मरण। तो ये सब थोड़ा सा जो है बहुत ही ध्यान से और सबकी विधा जो है पता होना चाहिए आप लोग को। तो ठीक है, तो इसमें देखते हैं। वैसे तो हम लोग मिलान कर चुके हैं, तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अच्छा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी इसमें जो है दिया हुआ है। तो इनकी जो है कहानी की बात करें, इनकी कहानी जो है कौन सी? उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। 1915 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन है। सुखमय जीवन और बुद्धों का कांटा भी इन्हीं की ही कहानी है। किसकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला जो है, निम्नलिखित कहानियों का कालक्रम जो है सही अनुक्रम से लिखिए। तो देखते हैं। उसने कहा था कहानी, जैसा कि भी हम लोगों ने देखा कि ये 1915 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। उसने कहा कहानी के रचनाकार कौन है? कहानीकार अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी,
क्लियर। फिर है जो है वापसी। वापसी जो कहानी है, वापसी कहानी के जो है कौन है कहानीकार, ये जो है महिला जो है कहानीकार हैं उषा प्रियंबदा। इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1960। फिर है तिरछ। तिरछ ये जो है कहानी है उदय प्रकाश की, उदय प्रकाश, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष हमें देखना है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1989। कफन जो है कहानी यह प्रेमचंद्र जी की है, यह 1936 ईस्वी, ठीक है। उसने कहा था 1915, वापसी 1960 में, और तिरछ जो है 1989। फिर उसके बाद जो है कफन 1936 ईस्वी। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर जो है अगला प्रश्न है कि न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र हैं। न्यूनिया जो है ये जो है किस उपन्यास की पात्र हैं, यह हमें पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है अनाम दास का पोथा, दूसरा है चारुचंद्र लेख, तीसरा है पुनर्नवा, चौथा ऑप्शन है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, बाण भट्ट की आत्मकथा। न्यूनिया या फिर जो है निपुणिका, हो सके अगर तो आप लोग बाण भट्ट की जो आत्मकथा उपन्यास है ना उसको एक बार पढ़ डालिए, क्योंकि इसमें इसके जो पात्र तो पूछे ही जाते हैं, साथ में इसका जो है विषय पूछा जाएगा, वो तो चलिए ठीक है, कहीं से भी उठा के आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका जो पूरा मेन सारांश है एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, और इसके बीच बीच में ना पात्रों द्वारा बताए गए कथन भी हैं, तो वो बड़े इम्पोर्टेंट है। तो अगर जैसे कि ये चारों जो हैं उपन्यास ऑप्शन में दिए हुए हैं, ये वैसे तो हैं सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख और बाण भट्ट की आत्मकथा। लेकिन इनमें जो है ये जो चौथा वाला है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसको आप लोग जो है हो सके तो डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो और बाकी के ये जो चारों हैं और तीनों में जो है अगर ये देखा जाए, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा आप लोग डिटेल में पढ़िए, बाकी जो तीनों हैं इसके अगर पात्र भी अगर याद कर लेंगे ना तो काम बन जाएगा आप लोग का बड़े आराम से। लेकिन बाण भट्ट की आत्मकथा को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे तो तैयारी बेहतर हो जाएगी आप लोग की, ठीक है। तो हम लोग क्या न्यूनिया जो पात्र हैं या निपुणिका वो बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक, की जो है पात्र हैं। तो अगला जो है प्रश्न है कि अंधा युग, अंधा युग में कुल कितने नाटक हैं। तो देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है इसमें 5 जो है अंक हैं, दूसरा है इसमें 3 हैं, और तीसरा ऑप्शन है इसमें 10 हैं, चौथा ऑप्शन है इसमें 4 हैं, ठीक। तो देखिए ये जो अंधा युग नाटक है यह है धर्मवीर भारती जी का, वो भी यह गीति नाट्य है, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। यह जो है किसका है, यह है धर्मवीर भारती जी का, ठीक है, और यह जो है गीति नाट्य है, क्लियर। और इसमें अभी हम लोग अंक देखते हैं, इसमें जो है अंक है कितने, 5, ठीक। इसमें कुल 5 अंक है, और जो है इसका कथानक जो है थोड़ा सा आप लोग जानिए, इसका जो कथानक है वह महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है, ठीक। और अंधा युग के भी आप लोग पात्र जो है हो सके तो याद कर लीजिएगा। अभी जैसे मुझे सडनली याद आ रहा है, इसमें जैसे युयुत्सु करके हैं, विधुर हैं, युधिष्ठिर हैं, ये सब जो है वृद्धयाचक हैं। तो ये सब आप लोग जो है पात्र अंधा युग के बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है। तो पहला ऑप्शन है बंगला, दूसरा है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, चौथा ऑप्शन है मराठी। तो जो ये रत्नावली नाटक है वह किस जो है भाषा से हिंदी में अनुवादित है नाटक, यह संस्कृत, ठीक है, संस्कृत भाषा से। तो ये आप लोग याद रखिएगा। जो हर्ष हैं, हर्ष को जो है संस्कृत में लिखित 3 नाटकों का रचयिता माना जाता है, एक तो रत्नावली, दूसरा नागानंद, तीसरा प्रियदर्शिका, ठीक है। तो उसमें से भी जो ये रत्नावली है इसका जो है संस्कृत का ही अनुवादित रूप है यह, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी। पहला ऑप्शन है विशस्य विषमौषधम, दूसरा है नील देवी, तीसरा है विद्या सुंदर, चौथा ऑप्शन है अंधेर नगरी। तो भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी, और इसके आप लोग अंक देखिए,
अभी हम लोगों ने पढ़ा अंधा युग, अंधा युग के कितने थे 5 अंक, अंधेरी नगरी के कितने जो हैं 6 अंक हैं। ठीक है, तो भारतेंदु जी ने अंधेरी नगरी नाट्य कृति की रचना एक रात में इन्होंने जो है की है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, दूसरा है नंदुलारे वाजपेयी, और तीसरा ऑप्शन क्या हुआ? तीसरा ऑप्शन है नामवर सिंह, चौथा ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, यह पंक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह जी का। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे ज़्यादा तो हम टफ़ क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछते हैं, बस परंपरागत ही रहता है, इसलिए क्योंकि अब आपके दिमाग में वो चीज़ें हैं कि नहीं, इसलिए दोस्तों पूछती हूँ। और आई होप आप लोग को भी उत्तर बताने में मज़ा आता होगा, क्योंकि देखिए जब वो चीज़ें याद रहती है ना तो अच्छा लगता है। देखिए, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म, चलिए ठीक है मैं बोल दे रही हूँ, इसमें तो मैं लिख भी नहीं पाती हूँ। देखिए आप लोग कोटेशन में बता रही हूँ, छायावाद से संबंधित आप लोग को बताना है यह किस आलोचक का है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक, ये मुझे आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा यह किस आलोचक का है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? पहला ऑप्शन है कर्णफूल, दूसरा है शूलफूल, तीसरा है प्रवासी के गीत, चौथा है अपराजिता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपराजिता जो है वह नरेंद्र शर्मा जी का नहीं है। अपराजिता किसकी काव्य कृति है? ये है रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक, यह जो है रामेश्वर शुक्ल अंचन का जो है यह काव्य कृति है अपराजिता। बाकी प्रवासी के गीत, शूलफूल, कर्णफूल ये जो है नरेंद्र शर्मा जी के हैं। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, दूसरा है 1911, तीसरा ऑप्शन है 1912, चौथा ऑप्शन है जो है 1915। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1912। ठीक है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ है? 1912 ईस्वी में। तो ये तो रही इसके प्रकाशन वर्ष की बात। तो इसके जो है रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। वैसे तो भारत भारती से संबंधित बहुत ही ज़्यादा पॉइंट याद करने लायक है। ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त की जो यह रचना है, इस रचना से ही, ठीक है, कौन सी रचना? भारत भारती रचना से ही प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। किसकी? राष्ट्र कवि की। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आप लोग जो है याद रखिएगा। और ठीक है, बाकी आज के प्रश्न कैसे लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जो है आप लोग के लिए मैं प्रश्न बढ़िया बढ़िया छाट छाट के लिए आऊँगी, और एक दिन एक अच्छे से जो है वीडियो भी बनाऊँगी कि कौन से टॉपिक को आपको, जैसे कि अब इतना तो देखिए आप लोग को पता ही होगा, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, सब लोग पीजी जो है किए हुए हैं, इतना तो है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जिस हिसाब से पेपर का जो है लेवल हाई हो रहा है तो उसी सिलेबस में से आ रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और बेहतर करना है। मतलब तैयारी सिर्फ
अगर टीजीटी की कर रहे हैं तो सिर्फ टीजीटी सोच के मत करिए, थोड़ा सा और बढ़ाइए, और पीजीटी की सोच रहे हैं तो उससे और लेवल, मतलब सिर्फ उतने तक ही मत सीमित रहिए, ठीक। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न को जो है अच्छे से कैसे पढ़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक अलग से पढ़ने हैं डिटेल में, या कौन से उपन्यास को या पढ़ा जाए, या फिर कथन वथन कैसे याद किया जाए, ये मैं एक अलग वीडियो में आप लोग के लिए ले आऊँगी, ठीक है। और बाकी आप लोग के जो दिमाग में चल रहा होगा वो स्ट्रैटेजी, बाकी जो मुझे थोड़ा बहुत है वो मैं आप लोग को जो है शेयर करूँगी। तो दोनों मिला के आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। अभी जो है काफ़ी जो है टाइम है, ठीक है ना, उस टाइम का भरपूर जो है प्रयोग करना है। तो ठीक है, अगला जो है प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में जो है लिखा गया है। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा है खड़ी बोली, चौथा ऑप्शन है अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। अब देखिए ये जो है ब्रज भाषा में लिखा है, और रत्नाकर जी का पूरा नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर है, और यह द्विवेदी युगीन जो है ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि। देखिए पहला ऑप्शन है हरिऔध, दूसरा है सत्यनारायण कविरत्न, तीसरा है श्रीधर पाठक, चौथा ऑप्शन है रत्नाकर। तो ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध जो कवि है वह है सत्यनारायण कविरत्न, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसके पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा ही कि जो है किसके बारे में पढ़ा था, रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, यह जो है द्विवेदी युगीन ब्रज भाषा के कवि हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए जो है इतना ही। प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने पूछा है उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।